वेलकम टू न्यूज टॉक विद वीडी समीर। आज चर्चा करेंगे इंडियन ब्यूरोक्रेसी की और जो मायावती जी ने इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स लाए थे जब वो उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी 2007 से लेकर 2012। बहन जी ने जो रिफॉर्म लाए थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आज उसकी दरकार है डेवलपिंग इंडिया से डेवलप इंडिया को बनाने के लिए। अनलेस अनटिल जो मायावती जी ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की थी और नकेल कसी थी, स्पेशली जो कैंडिडेट यूपीएससी क्लियर करके आईएएस और आईपीएस बनते हैं और जिनको स्टेट कार्डर अलॉट किया जाता है, और इन जो अफसरान हैं उनकी क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई भी फिक्स नहीं है, जिसके चलते अंततः जितने भी रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हैं या स्टेट लेवल के हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल डालने का काम कर रही है ये ब्यूरोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस। यानी 1947 से ये जो अफसरशाही है, ये कहीं ना कहीं भारत की ग्रोथ में बाधा डाल रही है। और पॉइंट वाइज तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि ये ब्यूरोक्रेसी की जो पेच है ये कसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले मैं बात करूंगा कि जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित जो कैंडिडेट आते हैं, जिनको अलॉट होती है स्टेट, मात्र 2 साल की ट्रेनिंग और टोटल जो है वो लगभग 6 साल 5 या 6 साल की सर्विस के बाद एक आईएएस एक जिले का डिप्टी कमिश्नर लगता है और एक जो आईपीएस है वो एक डिस्ट्रिक्ट का लगता है सीनियर कप्तान, एसएसपी पुलिस कप्तान बोला जाता है। और कमिश्नरेट जहाँ पे सिस्टम है वहाँ पे इसको डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोला जाता है। तो ज़्यादातर ये जो महानुभाव हैं जिन्होंने ये परीक्षा क्लियर करी हुई है, उनसे अपेक्षा ये है कि डायरेक्ट उनका जो कनेक्टिविटी है, जो उनका कनेक्शन है, जो उनका संवाद है, वो जनरल पब्लिक के साथ होना चाहिए, ताकि जो सेंटर या स्टेट की जो स्कीम्स हैं, ज़्यादातर जो स्कीम्स हैं वो जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, बीसी या जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, अपर कास्ट, उनसे संबंधित स्कीम्स जो हैं वो सेंटर और स्टेट, क्योंकि वेलफेयर स्टेट है इंडिया, तो ये लागू करती हैं। और जो पैसा केंद्र की सरकार या स्टेट की सरकार नीचे तक देना चाहती है आम जन के कल्याण के लिए, वो सारा का सारा जो पैसा है वो एक जिले के डिप्टी कमिश्नर की ज्यूरिडिक्शन में आता है। और ब्यूरोक्रेसी की जो सिविल प्रशासन है उसकी देखभाल, उसकी जो सारी की सारी जिम्मेवारी एक जिले की डीसी की है। पुलिस प्रशासन आईपीएस ऑफिसर देखते हैं, एसएसपी देखते हैं। लेकिन विडंबना आप ये देखिए कि जो एक स्टेट का चीफ है पुलिस का, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी कहते हैं, उसके ऊपर बिठा दिया गया है होम सेक्रेटरी, एचएस। और जो होम सेक्रेटरी है सपोज टू बी अ सीनियर आईएएस ऑफिसर। यानी ब्यूरोक्रेसी का हाल आप ये देखिए कि जो पुलिस प्रशासन है उसको कहीं ना कहीं एक स्टेट के अंदर हेड कर रहा है एक आईएएस ऑफिसर, जिसने शायद ही कभी रिवॉल्वर भी पकड़ी हो। अगर सेंट्रल लेवल पे देखिए कमियां, मैं आपको कमियां बता रहा हूं इंडियन ब्यूरोक्रेसी की, और ये कमियां केवल और केवल मायावती ही किस तरह से दूर कर सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इस सिस्टम की, ब्यूरोक्रेसी की, वो मैं आपको बताऊंगा। जो किसी भी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 11 साल से केंद्र की सत्ता में है, उन्होंने भी बातें बहुत की हैं, लेकिन जो अंततः जो ग्राउंड पे काम है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वो नहीं किया है। कांग्रेस की तो हम बात छोड़ते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे आप देखिए कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, ये तमाम फोर्सेस के जो हेड हैं वो हैं आईपीएस ऑफिसर। और इनके ऊपर जो बिठा दिया गया है होम सेक्रेटरी, वो एक आईएएस ऑफिसर है। और पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर जो एक पुलिस ऑफिसर को देखना चाहिए, जिसका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज है उस आईपीएस ऑफिसर का पुलिसिंग में, वो दे दिया गया है होम सेक्रेटरी को, गृह सचिव को, जो अगेन एक आईएएस ऑफिसर है। पूरे देश की पुलिसिंग जो है उसका हेड आईपीएस होने की जगह एक आईएएस ऑफिसर को बना दिया गया। सोने पे सुहागा। और आगे आप देखिए कि
डिफेंस जो है हमारे देश की आन बान शान जो है वो डिफेंस फोर्सेस है। उसके अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी है, जिसको कि हेड करते हैं जो सुप्रीम कमांडर हैं, जो तीनों फोर्सेस के चीफ हैं, वो पिछले 5-6 साल से हेड कर रहे हैं इन तीनों फोर्सेस को। इनके ऊपर बना दिया गया है डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव, जो अगेन एक आईएएस ऑफिसर है। डिफेंस सेक्रेटरी जिसने अपने पूरे करियर में कभी शायद किसी बॉर्डर पे एक रात भी ना गुजारी हो, जिसको आर्मी के ऑपरेशंस, आर्मी के सेक्रीफाइसेस, आर्मी ऑपरेशंस की बिल्कुल दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं है, वो डिफेंस सेक्रेटरी कहीं ना कहीं जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले हैं, चाहे वो वेपन्स की परचेज के हैं, आर्मी से रिलेटेड पर्सनल जो पॉलिसीज हैं, एक एनसीओ से लेके जेसीओ से लेके कमीशन ऑफिसर्स की प्रमोशन की, ट्रांसफर की, जितनी भी पॉलिसीज हैं उसके अंदर बहुत बड़ी से रहती है डिफेंस सेक्रेटरी की। और उस डिफेंस सेक्रेटरी को आर्मी के सैक्रिफाइसेस, आर्मी के ऑपरेशंस की कोई भी नॉलेज नहीं है। इस तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जो बेवजह के मुद्दे हैं, बहुत बार उन मुद्दों पे ही सारी राजनीति हो रही है, और जिस चीज को ठीक करना चाहिए, जिसके अंदर विदाउट एनी डिले कोर्स करेक्शन करना चाहिए, उस ब्यूरोक्रेसी की तरफ सुधार के लिए कोई देख ही नहीं रहा। डिफेंस के अंदर एक आईएएस ऑफिसर लीड कर रहा है, पुलिसिंग के अंदर एक आईएएस ऑफिसर लीड कर रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर भी एक आईएएस ऑफिसर जो है वो लीड कर रहा है। और यह सिलसिला चलता आ रहा है 1947 से। उसके पहले जब ब्रिटिश का राज हुआ करता था भारत के अंदर, तो उस दौरान ये इंडियन सिविल सर्विसेज बनी हुई थी, और जो जितने भी कलेक्टर होते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस वक्त बोला जाता था, वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, रेवेन्यू जनरेशन, और तमाम उसके नीचे के जो पोस्टें होती थी, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं, ये इंडियंस होते थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी टॉप के ऊपर सारे के सारे ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। वही लेगेसी चल रही है आज भी। देखिए, बहुत पीड़ा का विषय है कि आज भी किसी डिस्ट्रिक्ट के डीसी या एसएसपी को अगर किसी आम जन ने मिलना हो तो उसकी वो असेसिबिलिटी नहीं है, जबकि ये जो पोस्ट हैं ये डायरेक्ट पब्लिक रिलेटेड पोस्ट है। तो आम जन की सुनवाई जो है वो दूर दूर तक नहीं हो रही। आज भारत की ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करने की जरूरत है, और जो मायावती जी का मॉडल था यूपी में, जो उन्होंने मॉडल अपनाया था 2007 से 2012, जब मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, तो इसी ब्यूरोक्रेसी को बहन जी ने बनाया था अकाउंटेबल, इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की थी। और जो अधिकारी, चाहे वो एक जिले का डीसी है या पुलिस कप्तान है, अगर उसकी कोई कंप्लेंट आया करती थी तो बहन जी उसी वक्त मौके पे एक्शन लिया करती थी, और अगर कोई संगीन किस्म की लापरवाही है तो मौके पे सस्पेंड भी किया जाता था उस वक्त बसपा सरकार के द्वारा। आप ये देखिए कि अभी तो सोशल मीडिया जो है उसका जोर है, लेकिन पहले अगर हम 15-20 साल पहले चले जाएं तो ये जो आईएएस ऑफिसर हैं, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टेड होते हैं, ये अपने ऑफिस के अंदर भी नहीं जाया करते थे। इन्होंने अपने रेजिडेंस के अंदर ही अपना ऑफिस बनाया हुआ करता था, जिसको कैंप ऑफिस बोला करते थे। इन ब्यूरोक्रेट्स को इतनी भी उस वक्त समझ नहीं थी, ना समझी थी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नॉट देयर एट ऑल। यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ करती थी इनकी। आप इनका रवैया देखिए कि ये अपने घर से उठ के उसी घर के अंदर कैंप ऑफिस में बैठ के काम किया करते थे, जबकि लोग दूर दूर से, गांव देहात से जो लोग दबे कुचले थे, जो सरकार की स्कीम्स की तरफ देखा करते थे, वही ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट के अंदर आया करते थे। तहसील ऑफिस में भी वही लोग आया करते थे, जो पता नहीं कहाँ से किराया भाड़ा भी उधार का लेके आया करते थे स्कीम्स का फ़ायदा लेने के लिए। लेकिन ये तमाम जो ऑफिसर हैं, इनकी एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल ही नहीं हुआ करती थी। आज डेफिनेटली थोड़ा सा ज़रूर फ़र्क पड़ा है ये लाल फीताशाही में, जब, और इसका मैं क्रेडिट बहन जी के अलावा आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है नेशनल, अरविंद केजरीवाल को भी देना चाहूँगा। इन दो लीडर्स ने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो नकेल कसी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम किया गया था अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन का, वो किया गया था बहन जी के द्वारा। इन ऑफिसर्स की जो लापरवाहियां थी, ये यूपीएससी क्रैक करने के बाद
खासकर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की बहुत बड़ी लॉबी, सभी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बहुत बड़ी एक इस तरह की रिशो थी जो अपने आप को अंग्रेजों के ज़माने के ही हिटलर समझा करती थी। यानी जो एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन को हर 5 साल के बाद जाके चुनाव लड़ना है और जीतना है अगर उसको सत्ता में आना है। लेकिन इन ब्यूरोक्रेट्स को देखिए कि मात्र एक यूपीएससी का पेपर क्लियर करके ताउम्र ये जो है ये राजशाही किया करते हैं। बोला इनको नौकरशाह बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स को, लेकिन ये है राजशाही। और इस राजशाही की वजह से ही भारत के अंदर, चाहे वो सेंट्रल की स्कीम्स हैं, स्टेट की स्कीम्स हैं, बहुत पीड़ा का वजह है। आज भी ये जो लाल फीताशाही है, इनकी फाइल्स की जो मूवमेंट्स होती है, क्योंकि मैं खुद भी पंजाब गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग थी उसमें एज ऑफिसर में मुझे काम करने का मौका मिला था। स्पेशली हेड ऑफिस की मैं वर्किंग आपको बताता हूँ कि जो कोई भी जो स्कीम है, जो सरकार चाहती है कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, वो यही ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, खासकर जो आईएएस और स्टेट सर्विस के पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, वो पहले फाइल की नोटिंग बनाते हैं। फिर वो नोटिंग नीचे से क्लरिकल से जो मिडिल लेवल का ऑफिसर है, जूनियर लेवल, करते करते सीनियर लेवल तक पहुंचेगी। अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो जो ऊपर का ऑफिसर है वो नीचे लिख देगा डिस्कस, प्लीज डिस्कस। तो ये जो फाइल्स हैं ये महीनों सालों डिस्कशन में ही लगी रहती हैं। और पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिशियन पूरी तरह डिपेंडेंट है इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, क्योंकि आज के लोकतंत्र के अंदर जो 4 पहिए हैं, जिसके अंदर जुडिशरी आती है, पॉलिटिशियन आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और कहीं ना कहीं मीडिया भी इसके अंदर आता है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने ही जो स्कीम्स को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करना है। सरकार ने तो स्कीम जो है वो लॉन्च करवा दी, लेकिन जिस तबके के लिए जो ज़्यादातर जो स्कीम्स में फिर आपको कहना चाहूँगा वो समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए आती हैं, ज़्यादातर ऐसी समाज जिनको कि आज के दौर में भी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस समाज के पास नहीं है, उन्हीं के लिए स्कीम्स आती हैं। वही लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। आज भी आप किसी भी तहसील ऑफिस में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में चले जाइए, आपको हर जगह आज भी जो टाउट हैं, जो एजेंट हैं, वो मिलते हैं काम करवाने के लिए। यानी नंबर 2 का पैसा आज भी आपको खर्चना पड़ता है। कहां पे? डीसी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस और तहसील ऑफिस के ठीक बाहर। ये जो चाचा चौधरी बने हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स, फिर मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि इनके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज, कुछ ऑफिसर्स हैं जो नॉन न्यूसेंस ऑफिसर हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी रेशो ऐसी भी है जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। डीसी साहब को, एसडीएम साहब को या तहसीलदार को ये बिल्कुल उनकी नॉलेज में रहता है कि एजेंट आके लोगों का काम कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने आंखें बंद की हुई। और इनकी आंखें जो हैं, इनकी आंखें खुलवा सकती हैं मायावती का वो 2007 से 2012 का जो राज है। उस वक्त ये अधिकारी थर थर कांपा करते थे। रात को भी इनको बहन जी जो है वो सपने में दिखाया करती थी। वो जो स्टिकनेस है, वो स्टिकनेस आज चाहिए सेंटर के अंदर और तमाम स्टेट्स के अंदर। वो मायावती जी का जो मॉडल है, वो मॉडल आज अगर इंप्लीमेंट होता है तो ये जो भ्रष्ट ऑफिसर हैं, जो जिनकी अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स नहीं है, ये सारे के सारे फिर फॉल इन लाइन करेंगे। अन्यथा सरकारी जो स्कीम्स हैं उनका जो पैसा है वो नीचे तक, जहां तक जाना चाहिए, वो जाता ही नहीं। और ये जो सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो इशू मैंने आपको बताए हैं, ये ऑलरेडी सरकार के संज्ञान में हैं, लेकिन विल पावर की कमी है। विल पावर की कमी इसलिए है कि जिस ब्यूरोक्रेसी ने सारी फाइल के अंदर नोटिंग करनी है, वो क्या अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी, यानी अपना कद जो है वो खुद काटेगी? तो ये संभव नहीं है। वो अपना जो कद है वो खुद नहीं काटेंगे, अपनी कलम को खुद नीचे नहीं करेंगे। इसके लिए केवल और केवल जो डंडा चलाया था बहन जी ने, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो डंडा चलाया था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी दरकार है। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने बनाया था संविधान, उस संविधान में परिकल्पना ये की गई थी बाबा साहब के द्वारा कि समाज का दबा कुचला वर्ग जो है उनको मैक्सिमम असिस्टेंट मिलना चाहिए स्कीम्स का। इसी को लेके मान्यवर काशीराम जी ने बसपा की स्थापना की थी और बहन जी ने वही सपना जो था मान्यवर काशीराम जी का, बाबा साहब का, वो लेके आगे चली। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो आज का युवा है, खासकर जो एससी समाज से है,
पिछड़े दबे कुचले वर्ग से बिलोंग करता है, चाहे वो अपर कास्ट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि बहन जी का पहला लक्ष्य यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर ही बनना था। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने बहन जी को कन्विंस करा था कि आप एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन के, कमिश्नर बन के कुछ भी काम उस तरह का नहीं कर पाएंगी, इसलिए आपको अगर जन कल्याण का काम लार्ज स्केल पे करना है तो आपको पॉलिटिक्स के अंदर आना पड़ेगा, एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर। तो बहन जी जो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, आम जन की पीड़ा के लिए वो पॉलिटिक्स में आई, और पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी वो यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रही थी, अच्छी तरह वो उनको सारी जो प्रोस कौन हैं यूपीएससी के, वो तमाम चीज़ों से उनकी पूरी नॉलेज थी बहन जी को। और उन्होंने जब भी उनको उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, एक तो टेन्योर पूरा 5 साल का 2007 से 12, उसके अलावा भी बहन जी चीफ मिनिस्टर रही हैं उत्तर प्रदेश की, और उस दौरान जो रिफॉर्म्स, जो अकाउंटेबिलिटी, जो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर पोस्टिंग्स और अच्छे अधिकारियों को ही फील्ड के अंदर काम करने का मौका मिलता था, और जो अधिकारी भ्रष्ट थे, जो कामचोर थे, उनको फिर सेक्रेटरीट में खुले लाइन लगाया जाता था और सस्पेंड करके उनकी इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस रोकी जाया करती थी बसपा की सरकार बहन मायावती के द्वारा। आज फिर से पूरे भारत में वही मायावती जी का जो सुशासन का मॉडल है, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, मुख्यमंत्री आए थे, वो हर स्टेट में, सेंटर में लागू होना चाहिए। जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको प्लम पोस्टिंग मिलनी चाहिए, जो करप्ट हैं उनको सस्पेंड करने के बाद, क्योंकि एक चीज इसमें मैं पॉइंट और बताता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है एक ब्यूरोक्रेट, आईएएस आईपीएस ऑफिसर को, उनकी सेवाओं से टर्मिनेट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी पावर डीओपीटी और यूपीएससी के पास है, जिसको चलाता अंततः एक ब्यूरोक्रेट ही है। तो इस तरह का उन्होंने वहां पे ताम झाम सारा बनाया है अपने आप के हितों को सेफ गार्ड करने के लिए। तो अगर सस्पेंशन के अलावा अगर बहन जी का मॉडल अपनाया जाता है तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो फॉल इन लाइन आएगी, बिल्कुल साफ सुथरा प्रशासन हमको हो जाएगा, क्योंकि उनको डर रहेगा कि सस्पेंड भी किया जा सकता है और नौकरी से आपको फारिग, टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो वो मॉडल लाने की जरूरत है आज भारत में, सेंटर में, स्टेट लेवल पे। और इसीलिए मैं तमाम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास भी करता हूं कि जो बहन जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए काम किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, और डेफिनेटली एक बार बहन जी को उत्तर प्रदेश में तो मौका मिलना ही मिलना चाहिए 2027 में चीफ मिनिस्टर का, एक बार बहन जी को भारत का प्रधानमंत्री भी आम जन को बनाने के लिए कमर जरूर कसनी चाहिए। कम से कम एक मौका मायावती जी को भारत की जनता को जरूर देना चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हुए बतौर प्राइम मिनिस्टर का। और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से ये जो ब्यूरोक्रेट हैं ये 24/7 अवेलेबल रहेंगे। जो दबा कुचला समाज जो इन ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिस के अंदर आने से डरता है, उन सभी चीजों के ऊपर जो बहन जी का मॉडल है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो रोक लगाएगा। और ये जो गुलामी की मानसिकता चल रही है ब्यूरोक्रेसी के अंदर सिंस 1947, उसको दूर किया जाएगा। इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। इनको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4-4, 5-5 एकड़ की कोठियां दी गई हैं, स्पेशली डीसी और एसएसपीज को, वो इनसे लेके वो वेलफेयर की स्कीम्स में उसका पैसा डाला जाएगा, उन प्रॉपर्टीज का, वो आगे रेंट में दी जा सकती हैं, उनको सेल आउट किया जा सकता है। और इनको 3 या 4 बीएचए के फ्लैट दिए जाने चाहिए इन ब्यूरोक्रेट्स को। और जो ताम झाम है इनके साथ, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अलावा कि कुछ इस तरह के डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स हैं जहाँ पे एक डीसी के साथ कम से कम 24, अगर हम राउंड ड्यूटी लगाएं तो कम से कम भी 20 गनमैन एक डीसी और एक एसएसपी के साथ अटैच हैं। इसके अलावा जो दूसरे कर्मचारी हैं दर्जा 4 के, वो भी 8-8, 10-10 कर्मचारी इनको अटैच किए हुए हैं आज भी। इसीलिए मैं अंग्रेजों के ज़माने के हिटलर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1947 से पहले इंडियन सिविल सर्विस में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनकी चौकीदारी, उनकी प्रहरी के लिए ये सारा तामझाम रखा गया था उस वक्त। और आज जिस देश में, बात हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, हम चौथा इकोनॉमी बन गए हैं, 5वां इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन आज भी लगभग 70% लोग ये ऐसे हैं भारत के अंदर जिनको सरकारी राशन मिल रहा है, जिनको बेसिक फैसिलिटीज, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन आज भी नहीं मिल रही है। तो उस देश में 5-5, 6-6 एकड़ की कोठियां दी गई हैं इन ब्यूरोक्रेट्स को। ये सारी की सारी विदाउट एनी डिले इनसे वापस ली जानी चाहिए। इन ऑफिसर्स को जो अनलिमिटेड फैसिलिटीज दी गई हैं उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। और जैसे तमाम दूसरे ऑफिसर्स हैं उसी तरह से ही
इनको सारी फैसिलिटी दी जानी चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अगर अच्छा अधिकारी है उनको टाइमली प्रमोशन मिलना चाहिए, प्लम पोस्ट मिलनी चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर चलना चाहिए बहन जी का हंटर। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।